हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सीडीपी का आज का टॉपिक है रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट थ्योरीज। आज के सेशन से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आज के सेशन से जुड़िए और अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। अगर आज का सेशन आप देखते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस इस अकेले सेशन से मिलेगा आपको, और इसलिए कह रहे हैं आप इस सेशन को बहुत ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पियाजे, यानी पियाजे, जीन पियाजे। इनका पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे। यानी कि अगर इनके बारे में जाना जाए तो सीटेट के एग्जामिनेशन में इनका क्वेश्चन तो बहुत ही आता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं जो जो इन्होंने दिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विस थे। यानी स्विस उनको बोला जाता है जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। तो पियाजे कहाँ के हैं? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। 2-4 गिने चुने साइकोलॉजिस्ट हैं जो अलग अलग हैं, जैसे कोई रूस से है, कोई स्विट्जरलैंड से। तो ये कहाँ के? स्विस साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि यह स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ही वॉज कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि वह क्या है? ये रचनावाद थे। मतलब रचनावाद का मतलब क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि रचनावाद का मतलब उन्हें बोला जाता है जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि लोग अपने ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? खुद करते हैं। तो वैसे ये भी क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि रचनावाद के समर्थक हैं। यानी कि किस स्कूल ऑफ थॉट्स को सपोर्ट करते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म को। आपका नेक्स्ट है ही गेव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक का मतलब होता है जितनी भी यानी आपको यहाँ पे कॉग्निशन दिख रहा है ना, यानी संज्ञानात्मक का मतलब होता है आपकी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस होता है, यानी चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी होती है। और इनका थ्योरी का क्या नाम है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी ये हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यानी शिफ्टों में, पेपर में इनका क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पियाजे बिलीव दैट, यानी पियाजे विश्वास मानते हैं कि चिल्ड्रन क्या होते हैं? लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट। यानी कि इनका मानना है जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक। यानी इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की तरह होते हैं जो अपना ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? खुद करते हैं। यानी आप बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ बता दें तो उसके आधार पर बच्चे क्या करते हैं? अपने जितने भी आगे की जो नया ज्ञान होता है उसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक। तो आप क्वेश्चन अगर आ गया कि किसने बोला था कि जो बच्चे होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि पियाजे ने बोला था। ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे आइडेंटिफाइज द 4 फैक्टर्स, यानी इन्होंने 4 कारक बताए थे जो किसको प्रभावित करता है? हमारे चिंतन को, यानी कि थिंकिंग को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला है, हमारा फर्स्ट आपका क्या है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज के अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है? वो भी बढ़ने लगती है। तो याद रखिएगा कि एज के अकॉर्डिंग अगर आपकी थिंकिंग प्रक्रिया उसी के अकॉर्डिंग चल रही है तो यानी आप क्या है? मेच्योर हो गए हैं। और ये इन्होंने बोला है कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे में जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो योग्यता उनमें आने लगती है, वही हमारा क्या होता है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। सेकेंड इन्होंने बताया था कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन या एक्टिविटी, यानी कि इन्होंने मैच्योरेशन के बाद जो सबसे ज्यादा जिस पे बात पे जोर दिया था इन्होंने, वो किस पे दिया था? गतिविधि पे। यानी कि बच्चे को एक्टिविटी कराइए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी बच्चा जितना गतिविधि करेगा, चीजों को एक्सप्लोर करेगा, उसको क्या होगा? ज्ञान का निर्माण बढ़ता जाएगा। यानी कि इसी तरह, इसीलिए उन्होंने बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ओके। इन्होंने तीसरा आपका देखिए क्या है? सोशल एक्सपीरियंस। यानी आप अगर थर्ड पे जाएं तो इन्होंने बताया है कि सोशल एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, एक्सपीरियंस है अनुभव के आधार पे। कहीं कहीं इसमें अगर ऑप्शंस को टिपिकल बनाना होता है तो एक्सपीरियंस की जगह एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है, और थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसी को मार देते हैं। तो याद रखिएगा कि ये एक्सपीरियंस है, ना कि एक्सपेरिमेंट है।
क्योंकि जो सीटेट है वर्ड्स के साथ खेलता बहुत ज्यादा है। अगर आपको वर्ड पकड़ में आ गया तो आप चीजों को क्या कर लेंगे, इजिली टैकल कर लेंगे। ठीक है, चौथा आपका क्या है, इक्विलिब्रेशन। यानी इक्विलिब्रेशन जब हम आपको बताएंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो उनके बीच अगर बैलेंस कर लेता है वही हमारा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है, यानी कि साम्यीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण या गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन, ये 4 प्रकार के पियाजे ने कारक बताए हैं जो हमारे चिंतन प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, नोट में देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको बताया है, अगर आपके सामने ये कह दे कि पियाजे ने सबसे कम किस बात पे चर्चा किया है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर यह भाषा पे सबसे कम जोर दिए हैं। यानी अगर सबसे कम पूछे तो आपका क्या लैंग्वेज क्या होगा, आपका लैंग्वेज होगा। आपका जवाब क्या होगा, लैंग्वेज। और सेकंड नंबर पे नीचे से अगर सेकंड नंबर देखा जाए तो सोशल एक्सपीरियंस। यानी कि जो सबसे कम, ये नहीं है इन्होंने भाषा पे बिल्कुल नहीं बोला था, इन्होंने भाषा पे बहुत कम चर्चा किया था। किन्होंने किया था, पियाजे ने किया था। तो अगर आपके सामने ये सब बातें आ जाए कि बताइए कि पियाजे, बताइए कि जो पियाजे हैं सबसे कम किस पे बात की थी, तो याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, तो आप ये देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि लैंग्वेज की जगह वो ऑप्शन में दिया ही नहीं था, और सेकेंड ऑप्शन आपको क्या मारना था, सोशल एक्सपीरियंस। यानी कि क्वेश्चन तो पूछा था लेकिन उसमें लिस्ट में क्या किया था, लैंग्वेज नहीं दिया था, और लैंग्वेज की जगह आपको सेकंड लिस्ट देखना था, और सेकंड लिस्ट आपका क्या होगा, सोशल एक्सपीरियंस। यानी कि सामाजिक अनुभव पे तो बात किया ही इन्होंने लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया लैंग्वेज और एक्सपीरियंस में, तो पहला नंबर आपका भाषा होगा, दूसरा आपका क्या होगा, सोशल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पियाजे बिलीव दैट थिंकिंग कम्स फर्स्ट। यानी कहते हैं कि जो हमारा सोच जो होता है, थॉट्स जो होता है पहले आता है, और उसकी वजह से क्या होती है, हमारी लैंग्वेज आती है। ये कौन बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा कि यह सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है कि कौन मानता है कि जो सोच होती है वो पहले आती है, जो विचार आते हैं पहले आती हैं, और उसकी वजह से हमारी अंदर क्या आती है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो पियाजे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पियाजे बिलीव दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फर्स्ट। यानी कि दूसरा आप क्या देखेंगे कि जो डेवलपमेंट होगा वो पहले होगा, और डेवलपमेंट की वजह से क्या होती है, लर्निंग होती है। तो आप ये बिल्कुल बात याद, ये 2 कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि कौन बोलता है कि थॉट पहले आता है, उसकी वजह से हमारा क्या आता है, लैंग्वेज आता है, तो पियाजे। दूसरा क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि डेवलपमेंट पहले आता है, किसने ये बात बोला है, तो याद रखिएगा पियाजे हैं। और डेवलपमेंट विकास की वजह से क्या होती है, हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, तो इस बात को आप गहराइयों से देखिएगा। इस दो चीज को अगर जहां आपने इसको उल्टा कर दिया, इन दोनों को आपने गलती से उल्टा कर दिया कि लैंग्वेज फर्स्ट आता है, लर्निंग फर्स्ट आता है, तो वाइगोस्की का थ्योरी बन जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो थॉट पहले, लैंग्वेज बाद में, पियाजे। डेवलपमेंट पहले, लर्निंग बाद में, पियाजे। ठीक है, और की कंसेप्ट देखिएगा, की कंसेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी। यानी कि पियाजे के सिद्धांत का मुख्य अवधारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप किसी चीज को, अगर ये कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं, तो आपको एकोमोडेशन और एसिमुलेशन में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है कि ऐसी चीजें, मतलब आप इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं, मेंटल, क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। एक भाषा में आप क्या इसको बोल सकते हैं, मानसिक संरचना। यानी मानसिक संरचना मेंटल स्ट्रक्चर होता है। और इस बात को आप बखूबी ध्यान दीजिएगा कि मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि जब बच्चा किसी सूचना यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठाता है और उससे अपनी समझ को बनाने की शुरुआत करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्कीमा कहलाता है। सर नहीं समझ में आया, मतलब ये कहलाता है कि मान लीजिए कि आपको जो भी आप पहली चीज देखते हैं, यानी फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में उस चीज की जो इमेज बनती है, वही आपका क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। जैसे हमने आपने देखो ये क्या है,
कोई इसको टीवी बोलेगा, कोई इसको क्या करे एलसीडी बोलेगा, मतलब तरह तरह की चीजें। यानी कि आप अगर चीज को देखेंगे, मतलब उस चीज से आपने उस इंफॉर्मेशन की एड्रेस पता किया, मतलब एड्रेस का मतलब कि उस चीज को आपने बातें, इंफॉर्मेशन, सूचना को पता किया, तो वही आपका क्या होता है, स्कीमा होती है। जैसे हमने आपको बोल दिया कि ये बताइए टोमेटो, टोमेटो यानी कि आपको हम टोमेटो बोल देंगे तो आपको दिमाग कैसे गया, जो टमाटर लाल होती है उस पे जाएगा, यानी आपने पहले उसको देखा है। हमने अगर आपको बोल दिया एरोप्लेन, यानी आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि एरोप्लेन का मतलब होता है जिसपे मतलब हवा में उड़ती है, ऐसा व्हीकल जो हवा में उड़ता है, ठीक है। और जिसपे हमने हेलीकॉप्टर अगर डाल दिया यहाँ पे, यानी कि ऐसा जो हवा में तो व्हीकल उड़ता है, ठीक है, हवा में तो उड़ता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होती है, विंग्स रहता है। तो यानी कि जैसे जैसे हमने आपको बोला, आपके दिमाग में उसकी जो इमेज बनी, वही आपकी क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो इस बात को आप बखूबी ध्यान रखिएगा कि स्कीमा का मतलब होता है कि जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आती है और उसकी वजह से आप क्या करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा कहलाता है। और पियाजे का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि स्कीमा, ठीक है। अगर आपको स्कीमा समझ में आ गया तो फिर आपको आने वाली जो इक्विलिब्रेशन है, आपका एसिमिलेशन है या एकोमोडेशन है, उसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, और अनुकूलन उसे बोला जाता है, मान लीजिए कि आप अपने आप को क्या करना है, समाज में एडजस्ट कर रहे हैं, यानी अपने आप को समाज में एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अपने आप को उस माहौल में ढालना ही क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। और एडॉप्टेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा एसिमिलेशन, जिसका मतलब होता है आत्मसातकरण, दूसरा होता है हमारा एकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है। तो एडॉप्टेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, और वो हमारे कौन है, एक हमारा एसिमिलेशन है, पहला आत्मसातकरण, दूसरा हमारा एकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, एसिमिलेशन होता क्या है। तो एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण क्या होता है, ठीक है। पहले हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के बाद अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको क्या होगा। हमने आपको स्कीमा के बारे में बताया था, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा, ये देखिए आपके सामने दिख भी रहा है, ये छोटा बच्चा है, मम्मी ने इसको बोल दिया कि जितने भी, ये एक दिन बर्ड देखा इसने, और बर्ड देखा तो वो उड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। मम्मी ने बता दिया कि ये क्या है, चिड़िया है, उड़ती है, ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ कि जब बच्चा 2-4 दिन बाद देखता है, उसके सामने से एक व्हीकल उड़ते हुए जाती है, जिसे आप एरोप्लेन कहते हैं। तो बच्चा सोचता है कि मम्मी ने बताया कि उड़ने वाली जो चीज थी वो चिड़िया होती है, तो उसने ये बताया कि जरूर ये भी क्या होगा, चिड़िया होगा। यानी कहने का मतलब है कि बर्ड उसके दिमाग में, पहले तो इसके स्कीमा में क्या बन गया, बर्ड, तो बर्ड को तो बर्ड बोल ही रहा है, उसने एरोप्लेन को भी क्या कर रहा है, बर्ड बोल रहा है। यानी इस ही स्कीमा में ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अगर आप इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, पहले जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, मौजूदा स्कीमा में अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगले दिन अगर बच्चा देख लेता है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर को भी क्या बोलेगा, चिड़िया बोलेगा। तो यानी कि देखिए इसका स्कीमा क्या है, बर्ड है, और उसी स्कीमा में क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। यानी कि हेलीकॉप्टर को भी बर्ड बोल रहा है, एरोप्लेन को भी बर्ड बोल रहा है, और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। अब देखिए, अ पर्सन चाइल्ड इंफॉर्मेशन और स्कीमा ही और शी has brought to mind keeping that information at it is and keeping the old schema as before assimilation। मतलब क्या होता है, इस called assimilation। कोई व्यक्ति या बच्चा, उसने जो दिमाग में सूचना या स्कीमा लाई है, ठीक है, उस सूचना को ज्यों का त्यों, याद रखिएगा, एज इट इज, एज इट इज, पुराने स्कीमा को पहले की तरह रखे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन, समायोजन। समायोजन में देखिए चीजें वही हैं, बस क्या होगा कि जो एक ही स्कीमा को, क्या बर्ड को ही आप हर चीज बोलता था, एरोप्लेन, बर्ड को ही क्या बोल रहा था, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को भी क्या बोल रहा था, बर्ड बोल रहा था। यानी जो हर चीज को
एक ही बोल रहा था, अब उसको क्या किया, उसने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया तो क्या हुआ, अब एरोप्लेन को क्या बोलेगा, एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर को क्या बोलेगा, हेलीकॉप्टर। ठीक है, आपको रॉकेट को क्या बोलेगा, रॉकेट। यानी उसको ये पता चल जाएगा कि जितने, ये जो बर्ड था वो तो लिविंग थिंग था, लेकिन जो व्हीकल है, वो जहाज है, वो भी क्या है, उड़ने वाला है, लेकिन उसमें निर्जीव चीज होता है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको इजिली डिफाइन हो जाएगा कि ये एरोप्लेन है। अगर एरोप्लेन कर, यानी कि उसने क्या कर दिया, जो स्कीमा था उसको मॉडिफाई कर दिया। बर्ड को अब क्या कर दिया, बर्ड को तो बर्ड बोल ही रहा है, एरोप्लेन को क्या बोलेगा, एरोप्लेन बोलेगा, हेलीकॉप्टर को क्या बोलेगा, हेलीकॉप्टर बोलेगा। और इस तरह से जब अलग अलग जो इंफॉर्मेशन उसका बदलेगा, मॉडिफाई करेगा, वही मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, आपका एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, देखिए एरोप्लेन न्यू स्कीमा हो गया, हेलीकॉप्टर आपका न्यू स्कीमा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या कह सकते हैं कि आपका न्यू स्कीमा मॉडिफाई करके जो प्रीवियस, अगर प्रीवियस स्कीमा में एडिशन कर रहा है तो एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। अगर प्रीवियस को, स्कीमा को अगर क्या कर लेता, मॉडिफाई कर लेता है, तो हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका थर्ड आपका है इक्विलिब्रेशन, सामीकरण। यानी कि इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है सामीकरण, यानी पुराने, अपने पुराने ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज और नए ज्ञान के बीच संतुलन बनाना। यानी पहला पुराना ज्ञान क्या है आपका, एसिमिलेशन है, और नया ज्ञान क्या है आपका, एकोमोडेशन है। उसके बीच में संतुलन बना देना, बैलेंसिंग करना ही क्या कहलाता है, आपका इक्विलिब्रेशन कहलाता है, सामीकरण कहलाता है। ठीक है, नोट में देखिएगा, अगर डिसइक्विलिब्रेशन क्या होता है, यानी असामान्यीकरण क्या होता है, याद रखिएगा, अगर संतुलन यानी बैलेंस नहीं बना पा रहा है, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में उसको कंफ्यूजन है। एक मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन आया, ऑनलाइन पेपर में आया था डिसइक्विलिब्रेशन पे, कि वो मतलब स्कीमा पे क्या करे, कंफ्यूजन उसको है। तो अगर कंफ्यूजन की अवस्था होती है तो उसको, उस स्थिति में क्या होता है, आपका डिसइक्विलिब्रेशन होता है। अगर उसको कंफ्यूजन नहीं है, बैलेंस कर लेता है नए ज्ञान में और पुराने ज्ञान में, तो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक वे। यानी इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे, कि मतलब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी एक सिस्टम के तहत अगर आप स्कीमा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी इंफॉर्मेशन या कोई भी ज्ञान हो या इंफॉर्मेशन हो, उसको सीक्वेंस में लगाना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और तीसरा बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, नोट में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट में देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू पियाजे जो स्टेजेस आर क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। यानी कि जो स्टेजेस हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, असतत होती है। क्या होती है, असतत होती है। क्यों, अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि ये बताइए अकॉर्डिंग टू पियाजे जो हमारा विकास होता है वो कैसा होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर जो अकॉर्डिंग टू पियाजे पूछेगा तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत। आपके सामने उसका ग्राफ भी है कि एज के अकॉर्डिंग जो उसका विकास होता है, देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, स्टेप वाइज है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको ग्राफ भी याद कर लीजिएगा, यह डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ है। ठीक है, कि मतलब एक सीढ़ी नुमा क्या कर रहा है, सारी चीजें चल रही है। स्टेजेस आर इनवेरिएंट, यानी कि चरण क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यानी कि अगर हम आपके सामने अगर बताएंगे तो याद रखिएगा, जो पियाजे का एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चार चरण है, आप एकदम स्टेप वाइज आप क्या करेंगे, हर एक चरण से गुजरते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक से कूद करके तीन में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दो को आप नहीं स्टेज में आएंगे, आप चार पे, थर्ड को स्किप करके, आपको स्किप नहीं करना है। पियाजे ये कहते हैं कि आपका जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है बच्चों का, वो किसी भी स्टेज को क्या नहीं कर सकता है, स्किप नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसी स्किप नहीं कर सकता, यानी आपको एक दूसरे को छोड़ कर, मतलब एक चीज को स्किप नहीं कर सकता है। इसी स्किप को क्या बोला गया, अपरिवर्तनीय, यानी कि इनवेरिएंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है, स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी, पियाजे के सिद्धांत के चरण और अवस्थाएं। याद रखिएगा, पियाजे के सिद्धांत के कितने चरण है, पहला क्वेश्चन, कितने चरण, चार। पहला क्या है आपका, सेंसरी मोटर स्टेज यानी इंद्रिय गामक चरण। दूसरा आपका क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण। तीसरा आपका कौन सा है, कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण।
फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसमें याद क्या रखना है कि बच्चा अगर बर्थ से क्या करता है, बर्थ से 2 इयर्स है तो बर्थ से 2 साल इसकी क्या होती है, उम्र होती है सेंसरी मोटर स्टेज की। दूसरा या प्री ऑपरेशन की कितनी होती है, 2 से 7 होती है, ठीक है, 2 से 7 इयर्स। और इसका क्या होता है थर्ड स्टेज का 7 से लेकर के 11, और इसका क्या होता है एबव 11। 11 से एबव है तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है। आइए एक एक स्टेज को हम क्या करते हैं अच्छे से देखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इस पे स्किप ना करिएगा, और इस चीज को इतना मन में बिठा लीजिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो जरूर जरूर ही आते हैं, चाहे स्टेज हो चाहे कि कंसेप्ट पियाजे का हो, जरूर आते हैं। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आइए देखते हैं सेंसरी मोटर में क्या क्या क्वालिटीज हैं। किस क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो ये घटना है वो पियाजे की कौन सी अवस्था में पाई जाती है। तो पहले याद आपको क्या रखना है, बर्थ से 2 साल सेंसरी मोटर। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर। इमिटेशन, नकल करना, नकल का मतलब एग्जामिनेशन में नकल नहीं करना, मतलब बच्चा क्या करता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स जैसे ऐसे करते हैं उन्हीं का नकल करके, उन्हीं का अनुसरण करके बच्चा क्या करता है आगे की शिक्षा करता है और उसी से सीखता है। जैसे जैसे आप करेंगे बच्चा उसका नकल करके उसी को चीज को क्या करेगा, करने का प्रयास करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता वस्तु अस्थायित्व, तो यानी कि बच्चे के सामने वो ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे लेकिन उसका इमेज कहीं ना कहीं उस बच्चे के माइंड पे क्या होता है छप जाती है। यानी कि आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि मान लीजिए आपने मार्केट से कोई खिलौना लेके आया, बच्चे क्या कर रहे हैं उस खिलौना से खेलते रहते हैं, तो क्या वो हर टाइम तो नहीं खेलते होंगे। तो कहने का मतलब कि जब क्या करते हैं सेकेंड टाइम आपने दूसरा खिलौना लेके आया तो आपने ये देखा होगा कि बच्चा रोने लगता है, यानी उसको पहले वाला ही खिलौना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिमाग पे क्या हो गया है, उस खिलौने का ऑब्जेक्ट उसके अस्थायित्व रूप में परमानेंट ट्रेस क्या होता है उसके अंदर उसका इमेज बन चुका है। यानी कि आप इससे ये पियाजे ने इससे ये पता किया कि बच्चों का माइंड क्या होता है यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नोट में देखिएगा, मूव फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन टू गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब वो क्रिया है, वो मतलब एक्शंस जिस पे बच्चे का या किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम लोग देखें तो हमारे अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, आंखों का झपकना होता है, दूसरा क्या होता है हार्ट बीट का बढ़ना घटना, यानी आप इसको चाह कर भी क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे, वही हमारे क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी यानी कि जो बच्चे के अंदर बर्थ से 2 साल के बच्चे के बीच में रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि आप देखे होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ ऐसे बंद रहते हैं, यानी हर चीज को क्या करता है पकड़ने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि हर चीज को पकड़ने का प्रयास करता है, और जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है वो क्या करने लगता है, वो जिस चीज को पकड़ना चाहता है अब उसको पकड़ेगा। अगर उसको दूध पीना है तो निप्पल के बॉटल पकड़ेगा, खिलौना चाहिए तो खिलौना को पकड़ेगा, ऐसे नहीं हर चीज को पकड़ने का प्रयास करेगा। तो यानी कि वो क्या होता है, ये कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, कम होती है, और धीरे धीरे जो उसको गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है एक्टिविटी करने लगता है। यानी उसको जो चाहिए, देखिए आपके सामने यही क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसका पूर्व संक्रियात्मक चरण में देखिएगा कि 2 से 7 साल की इसकी क्या होती है उम्र होती है। इस स्टेज इस उम्र के बच्चे प्री ऑपरेशनल में आते हैं। इनमें पहला क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा क्या कर सकता है, उल्टा सीधा नहीं कर पाता। उल्टा सीधा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि पियाजे ने अपने ही बच्चे पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने कहा था अगले दिन क्या हुआ था कि उसका स्कूल का बस छूट जाती है, और पियाजे क्या करता है अपने बच्चे को ले जाने के लिए इसका डिसीजन लेता है, और क्या करता है अगले ही दिन मतलब जब बस छूट जाती है तो उसको पैदल ले जाता है, और उसका पैदल ले जाते हुए वो क्या करता है उसको स्कूल में ड्रॉप कर देता है। जब इसको स्कूल में छोड़ देता है तो पियाजे बोलता है कि तुम क्या करना है, घर से तो स्कूल आ गए हो, अब क्या करना, घर से स्कूल से घर वापस चले जाना। तो पियाजे बोलता है, बच्चा बोलता है, उसका रिप्लाई आता है, नहीं पापा मैं घर से तो स्कूल आ सकता हूँ लेकिन स्कूल से घर वापस नहीं जा सकता हूँ। और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखा जाए तो मान लीजिए आपने कागज को जला दिया और उसको बाद सिर्फ जले हुए राख से क्या आप कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यानी इन द सेंस यही बात है कि इसमें ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी का मतलब आप चीजों को जैसे होता है कि 1 2 3 आपने मतलब 2 का टेबल पढ़ लिया, अब कहा जाए कि आपको उल्टा पढ़ना है तो उल्टा पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, और यही कठिनाई क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी कहलाता है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, जीववाद।
जीववाद का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके सामने क्या हो, जीववाद का मतलब इतना ही होता है कि हर निर्जीव चीज में सजीव देखना। मैंने बच्चे क्या होते हैं, हर निर्जीव चीज को भी सजीव समझने लगते हैं। मैं एग्जांपल दें आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं, और खेलते खेलते क्या होते हैं, वो जा करके क्या करते हैं, टेबल से टकरा जाते हैं। टेबल के अलावा और क्या करते हैं, और कहीं चीजों मतलब जैसे बेड से टकरा गए, तो जब ये टकरा जाते हैं रोने लगते हैं। और रोने के बाद क्या होता है, वो तब तक नहीं चुप होते हैं जब तक आप उस टेबल को नहीं मारेंगे, उस बेड को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को उन्होंने क्या बताया, एनिमिज्म। और एनिमिज्म की स्थिति कब आती है, 2 से 7 साल के बच्चों में आती है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, अहम केंद्रता क्या होती है। अहम केंद्रता का मतलब बस इतना ही है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब कि बच्चे अपने ही पर्सपेक्टिव से चीजों को डिसीजन लेते हैं। जैसे कि उनका ये कहना होता है कि मान लीजिए कि बच्चे को अगर आइसक्रीम का चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो सोचता है कि सारे लोगों को, जितने लोग घर में हैं, उन सभी लोगों को क्या होगा, चॉकलेट ही पसंद, चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद होगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे कार्टून देखते रहते हैं। क्यों कार्टून देखते हैं, उनको ये लगता है कि हमको कार्टून पसंद है, तो घर में हर एक सदस्य, मम्मी पापा भाई बहन, सबको क्या है कि इस चीज को मतलब क्या है, पसंद होगा। और यही जो थिंकिंग है, अपना पर्सपेक्टिव यानी खुद का पर्सपेक्टिव बच्चे अब देते हैं, वही आपका क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी अहम केंद्रितावाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने सेंट्रेशन का कंसेप्ट। सेंट्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम में दिक्कतें आना, यानी वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी आयतन। जैसे कि मान के चलिए कि आपके सामने हम एग्जांपल दें, तो क्या हुआ, बच्चे के सामने ऐसे दो चीज को रखा गया, और इसमें 120 ml किया गया और इसमें 100 ml किया गया, पानी डाला गया, उन्हीं के सामने डाला गया था। पानी डालने के बाद ऐसा हुआ कि बच्चे क्या के उनसे पूछा गया कि ये बताओ कि इसमें ज्यादा पानी आएगा कि इसमें ज्यादा पानी आएगा। तो बच्चे क्या हुए, केवल एक चीज पे ध्यान केंद्रित किए, यानी कि उनका ये मानना था कि जो चीज लंबा होता है उसमें क्या होती है, उसमें सामान ज्यादा आएगा। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे केवल एक ही क्वालिटीज पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, और ऐसी क्वालिटीज को क्या बोला जाता है, सेंट्रेशन बोला जाता है, केंद्रीकरण बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब सेंट्रेशन की वजह से क्या होती है, कंजर्वेशन की कमी आती है। मान के चलिए कि इसने क्या कर दिया, वॉल्यूम में नहीं देख पाया। अगर वॉल्यूम में दिक्कत आती है, वही क्या होता है, हमारा लैक ऑफ कंजर्वेशन आता है। और क्यों आया कंजर्वेशन की कमी, क्योंकि उसने एक ही पॉइंट पे क्या कर दिया था, एक ही पॉइंट पे उसने पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। तो सेंट्रेशन किस में आता है, प्याजे के सेकंड स्टेज में। लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में आता है, वॉल्यूम का पहचान न करना, छोटा बड़ा की पहचान न कर पाना, किस में आती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, दो के क्या है, 4 सिक्के हैं, और बच्चे के पास क्या है, 10 का सिक्का है। बच्चा इजिली एक्सचेंज कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे पास तो एक ही सिक्का है, उसके बदले में हमको 4 सिक्का मिल रहा है। यानी बच्चे के अंदर क्या है, केवल एक पॉइंट पे दिक्कत है, मतलब सेंट्रेशन है, एक पॉइंट्स पे उसका केंद्रण है, क्या कि अगर ये काउंटिंग में 4 है तो 4 पे, उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है। तो यानी कि जब ऐसा हो, कंजर्वेशन की कमी होती है, सेंट्रेशन होगा तो कंजर्वेशन का मतलब होता है क्वालिटीज और वॉल्यूम के आधार पर बच्चा क्या करने का पता है, सेंट्रेशन नहीं का मतलब सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन होती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। पारगमन तर्क क्या होता है, इलॉजिकल सोच, यानी अतार्किक थिंकिंग ही आपकी क्या कहलाती है, अतार्किक थिंकिंग ही आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, पारगमन तर्क। जैसे कि मान के चलिए कि कुछ भी हो, जैसे कपड़ा क्यों सूखता है, धूप की वजह से। तो ये इलॉजिकल, यानी आपको क्या करना है, साइंटिफिक मेथड के तहत चीजों को बताना है, और उसका एक्सप्लेन क्या करना है, साइंटिफिक वे से देना है। और ये क्या होता है, अगर आपने बिना साइंटिफिक आर्गू करते हुए अगर आपने रिप्लाई किया, तो ट्रांसडक्टिव में नहीं जाता है, वो इलॉजिकल थिंकिंग काउंट किया जाता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग माना जाता है, इलॉजिकल थिंकिंग और तार्किक सोच। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल। क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे इसमें आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, शुरू होती है। रिवर्सिबिलिटी, यानी जो घर से वापस नहीं जा पा रहा था, घर से स्कूल तो जा पा रहा नहीं जा, जैसे वो क्या होता है, घर से तो स्कूल जा रहा था, लेकिन स्कूल से घर वापस नहीं आ पा रहा था। अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब ये घर से स्कूल भी चला जाएगा और स्कूल से घर भी वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों। डिसेंट्रेशन, यानी उसको अब क्वालिटीज के आधार पे अब चीजों को समझना स्टार्ट हो जाएगा।
कंजर्वेशन हो जाएगा, यानी उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन था, इसमें कंजर्वेशन है। तो हर एक पॉइंट्स को आपको याद रखना है। लॉजिकल थिंकिंग बिगिन होता है, इरिवर्सिबिलिटी किस में आता है, थर्ड में। डिसेंट्रेशन किस में आती है, थर्ड में। कंजर्वेशन संरक्षण किस में आती है, थर्ड में। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन किस में आता है, किस स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में। ट्रांसिटिविटी क्या होती है, यानी कि हमने बताया आपको कि मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन क्या, सी, तो आप बच्चा खुद बोलेगा सर ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। और ये आपने तो केवल दो इंफॉर्मेशन दिया, और कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर बच्चा अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाता है, यही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसिटिविटी कहलाता है, यानी कि संक्रामकता कहलाती है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन पे देखिएगा। फॉर्मल ऑपरेशन का मतलब होता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, यानी 11 से एबव। इसमें क्या होता है, डिडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है, और एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन, हाइपोथेटिकल काल्पनिक चिंतन, ठीक है। एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंट अगर आ गया, इगोसेंट केवल इगोसेंट्रिज्म सेकंड पे। एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म आपका फॉर्मल पे चला जाएगा, किशोर अहम केंद्रिता। ठीक है, और याद रखिएगा डिडक्टिव थिंकिंग यानी डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, रूल पहले बच्चे के सामने आएगा और उसके वजह से क्या होगा, फिर एग्जाम्पल देंगे। यानी बच्चे पहले रूल के बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण की तरफ जाते हैं, और ऐसे मेथड को क्या बोला जाता है, डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है पियाजे। इस तरह से आपके क्या हो गए, इस टॉपिक का उसका एंड हुआ। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप उसको दोबारा जरूर देखिएगा, और कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, स्टेज ऑफ पियाजेस डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, पियाजे का स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की यानी कि ही वाज एन सोवियत यानी रशियन। वो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। ये कहाँ के हैं, रशियन। वह एक सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। नेम इनकी थ्योरी का क्या नाम है, सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि इनका सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी कि अगर आपको कल्चरल टूल्स बोल दे, कल्चरल टूल्स बोल दे, तो आप किसको लगाइएगा, वाइगोस्की को ही लगाइएगा। कल्चरल टूल्स किसका है, आपका वाइगोस्की का है। याद रखिएगा कि आपका वाइगोस्की का मानना है, सेकंड नेक्स्ट देखिए कि वाइगोस्की बिलीव्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस फर्स्ट। इनका मानना है कि लर्निंग क्या होती है, पहले होती है। उस लर्निंग की वजह से क्या होती है, बच्चे के अंदर विकास होता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, विकास होता है। यानी कि पहले इनका क्या होता है, लर्निंग, और लर्निंग की वजह से क्या होती है, डेवलपमेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, यानी पहला पहले क्या आएगा। याद रखिएगा ऑप्शन को इतना अच्छे से पढ़िएगा, किसमें पहले आ रहा है। अगर लैंग्वेज पहले आ रहा है तो वाइगोस्की ने बोला था। अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं, थॉट्स पहले आते हैं, थिंकिंग पहले आती है, तो अगर थिंकिंग पहले तो कौन हो जाएगा, पियाजे। लेकिन अगर लैंग्वेज पहले तो वाइगोस्की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका क्या, इंटरनलाइजेशन, अंगीकरण। अंगीकरण का मतलब कुछ नहीं है, याद रखिएगा कि वाइगोस्की मानता है कि समाज में, संस्कृति में ज्ञान है और उसको उसे ज्यों का त्यों धारण करना ही अंगीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है वाइगोस्की ये मानता है कि समाज में बहुत सारे ज्ञान है, बहुत संस्कृति है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब कि ज्यों का त्यों अगर आप उसको धारण करते हैं, वही क्या कहलाता है, अंगीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि सीइंग अ वर्म व्हाइल बाइंग अ ब्रिंजल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में बैगन खरीदते समय अगर कीड़े देख रहे हैं, यानी आपको पहले से किसी न किसी रूप को किसी न किसी माध्यम से आपको बताया गया होगा, चाहे आपने पेरेंट्स का देखे होंगे या समाज का देखे होंगे। तो यही कहते हैं कि समाज में, ठीक है, समाज में, परिवार में, संस्कृति में सारे ज्ञान है, और उस ज्ञान को एज इट इज धारण करना ही क्या कहलाता है, हमारा इंटरनलाइजेशन कहलाता है। और इंटरनलाइजेशन कंसेप्ट देने वाले कौन है, वाइगोस्की। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब यानी कि पारस्परिक शिक्षण, ये टीचर के लिए है। कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल से बस इतना ही काफी है कि मतलब ये बताइए कि रेसिप्रोकल टीचिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो याद रखिएगा पहले आपका क्वेश्चनिंग होता है, प्रश्न पूछना, क्लेरिफाई करना, स्पष्ट करना, प्रिडिक्टिंग पूर्वानुमान करना, समराइजिंग निष्कर्ष निकालना, यानी कि QCPS। ठीक है, आप ऐसे इसका सीक्वेंस में याद करने के लिए कर सकते हैं।
क्वेश्चनिंग का मतलब जैसे हुआ कि हम एक टीचर है, मतलब मान लीजिए कि आप टीचर बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे, बच्चे को नहीं है, आप क्लियरिफाई करेंगे, चलो ऐसे ऐसे होता है, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, क्लियरिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये अनुमान कर दे कि हमने जो बताया है वो बच्चे को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है, तो इस बार आप क्या करेंगे कि अब जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको तो फिर क्या करते हैं, शुरू से तो पढ़ाएंगे नहीं, अब क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो यानी ये कहता है कि पारस्परिक शिक्षण में क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग ही क्या कहलाता है, आपका रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है, पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। नोट देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चर थ्योरी होगा, अगर मान लीजिएगा कि सोशियो कल्चर थ्योरी है, अगर मान लीजिए आपके सामने क्या है, सोशियो कल्चर थ्योरी है, तो किसको मारिएगा, वाइगॉस्की। बट अगर सोशियो लर्निंग थ्योरी आपके सामने आ गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो अल्बर्ट बेंडूरा को मारिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आते हैं वाइगोस्की के मेन कंसेप्ट पे, ठीक है। तो एमक्यू क्या होता है, एमक्यू का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। इसमें कौन हो सकता है, टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आपके कौन कौन हो जाएंगे, टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपके किस में आएंगे, एमक्यू में आएंगे, एमकेओ में आएंगे, और एमक्यू का आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके फोल्डिंग क्या होता है, पार या मचान, ये क्या होता है, एक तरह का टेम्पोररी सपोर्ट होता है और सहायता होता है, क्या होता है, एक तरह का टेम्पोररी सपोर्ट होता है और सहायता होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपको सहायता प्रदान की जाती है, जो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, जो आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, वही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेडपीडी, निकटवर्ती और समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा वाइगोस्की ने दिया था। और इसमें होता क्या है कि यानी आपका जो प्रेजेंट लर्निंग है और पास्ट लर्निंग में, यानी एक फेज से आपने जो दूसरे फेज के बीच में जो डिफरेंसेस आती है, वही आपका क्या कहलाता है, जेडपीडी, यानी कि एक चरण से दूसरे चरण के बीच अंतर को जेडपीडी कहलाता है। आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपने एमक्यू क्या कहा, आपने इसके फोल्डिंग किसको बोला, आपने जेडपीडी किसा आया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका सीटेट में क्या है, ये आपका 0 है, आपने खुद से पढ़ाई किया और आपने खुद से पढ़ाई करके क्या हुआ, आपने 80 नंबर ला दिया, और 80 नंबर आपने खुद से पढ़ के लेके आया, आपने क्या कर दिया, महिंद्रा ज्वाइन कर लिया, महिंद्रा आपने ज्वाइन कर दिया महिंद्रा, तो आपको ये क्या हो गया, एमकेओ हो गया, यानी कोचिंग क्या आपके लिए हो गया, एमके, मतलब क्या हुआ कि आपसे तो आप पहले कितना लेके आते थे, 80, लेकिन आपने मतलब क्या कर दिया, महिंद्रा ज्वाइन कर दिया, महिंद्रा क्या बन गया आपके लिए, एमक्यू बन गया, ठीक है। अब महिंद्रा क्या करेगा आपके लिए, मान लीजिए कि आपका क्या हुआ कि आपका सिलेक्शन होते होते आपने मतलब मार्क्स कितने लेके आ गया, 130 नंबर आपने लेके आ गया, कितने लेके आ गया आप, 130 प्लस, यानी पहले अपने आप कितना लेके आते थे, 80 एक फेज, और आपने लेके कितना आ गया, 130 नंबर, यानी आपका सेकेंड फेज। और इसी बीच में जो गैपिंग आपको दिख रहा है ना, यहां से यहां, यही गैपिंग क्या कहलाता है, जेडपीडी, यानी आपकी वास्तविकता जो है कि पहले ऐसे थे, यहां पे थे आप, अब कहा यहाँ पे, और यहां से यहां की जो गैपिंग है जो आपको दिख रहा है, वही जेडपीडी कहलाता है। और जो आपको मतलब हेल्प प्रोवाइड हुआ, जो आपको मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी, वही आपका क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग, पहाड़ या मचान, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है कि जो आपको सपोर्ट दी जाती है, जैसे बुक हो गया, पीडीएफ हो गया, मतलब ऐसा चीज जो टेम्पोररी सपोर्ट के लिए दी जाती हो, ठीक है। और आपके सामने क्या हुआ, जो आपको आपसे ज्यादा जानकारी है, किसको, महिंद्रास को, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, एमकेओ हो जाएगा। मतलब कोई भी हो सकता है एमकेओ, महिंद्रास हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके भाई और बहन हो सकते हैं। एमकेओ का मतलब आपसे जो जानकारी अधिक रखता हो, वो आपको एमकेओ होता है, ठीक है। और जेडपीटी क्या होता है कि एक फेज से आपका सेकंड फेज ही क्या होता है, यानी कि अगर आपको जेडपीटी देखना है, तो जेडपीटी का की कंसेप्ट क्या होता है, गैप होता है और फेज होता है। आप अगर क्वेश्चंस में गैप और फेज आ गया तो क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। अगर आपको हेल्प असिस्टेंट और नीड, इस सब हेल्प असिस्टेंट की तरह अगर आपके सामने वर्ड दिख रहा है, वो क्या होता है आपका, इसके फोल्डिंग कहलाता है। नोट में देखिएगा, हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंट, गाइडेंस, इसके फोल्डिंग,
नेक्स्ट देखिएगा, आपका सबसे वाइगोस्की का अच्छा की पॉइंट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि वाइगोस्की का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? सह सहयोगात्मक अधिगम से है। कहने का मतलब साथ साथ अधिगम करना, समाज को लेकर चलना। पियर्स का मतलब अपने सहभागियों के साथ साथ पढ़ाई करना ही क्या कहलाता है? सह सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। और वाइगोस्की थ्योरी क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इनका इसी से क्या है तात्पर्य है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच फॉर सेल्फ गाइडेंस किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। यानी कहने का मतलब है कि आपको प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे मन में बड़बड़ाते हैं, क्यों बड़बड़ाते हैं? अपने मार्गदर्शन करने के लिए। तो जब बच्चा अपने मन में बड़बड़ाता है मार्गदर्शन करने के लिए, तो वाइगोस्की इसको अपनी भाषा में क्या बताते हैं? प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, यानी कि आत्म मार्गदर्शन के लिए निज वाक और आंतरिक वाक ही क्या कहलाता है? आपका प्राइवेट स्पीच। यानी आत्म मार्गदर्शन के लिए, सेल्फ गाइडेंस के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ गाइडेंस के लिए बच्चे अपने मन में बड़बड़ाते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? हमने अभी पियाजे, वाइगोस्की पढ़ लिया है। आप उसे बहुत अच्छे से देखिएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा। तो आपके सामने इस समय स्लाइड में है लॉरेंस कोहलबर्ग। आपके सामने कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है। वह जानते हैं ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये कहाँ के हैं? वह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। हिज थ्योरी, इनका थ्योरी का जो नाम है वो है आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। ही डिस्कस अबाउट द वेरियस मोरल डिलेमास। मतलब मोरल डिलेमा का मतलब होता है नैतिक दुविधा, यानी कि इनके सामने बहुत सारे नैतिक दुविधाओं के बारे में बताया इन्होंने और बच्चों को कहानियां सुनाया था। जिसमें से जितने भी उन्होंने मोरल डिलेमा के बारे में बताया है, उसमें से सबसे जो पॉपुलर हुई, लोकप्रिय हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हेंज डिलेमा, यानी हेंज की कहानी। यानी हेंज नामक, यानी अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं। हेंज नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी क्या होती है? बीमार रहती है कई दिनों से, यानी उसको बहुत गंभीर बीमारी रहती है। जब वो हॉस्पिटल में ले जाता है तो डॉक्टर उससे बोलता है कि इसको बहुत गंभीर बीमारी है, और क्या कहता है कि आप उसे दवा लिखने के लिए देता है और उसे दवा लिख कर देता है। तो हिंज क्या करता है? मेडिकल स्टोर जाता है। और जब वो मेडिकल स्टोर जाता है तो मेडिकल स्टोर वाला पूछता है आपको कौन सी दवा चाहिए, तो उसको दिया देता है। लेकिन अब क्या करता है, आगे जा करके उसके पास पैसा नहीं रहता है, जो उसके पास केवल 2 से 3 हजार रुपए रहता है। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर उसको देने से मना कर देता है। फिर बाद में हेंज सोचता है कि मतलब अब किया जाए, क्योंकि उसके पास तो पैसा दे रहा था। वो बोल रहा था हेंज कि मैं आपको बाद में इसका पैसा चुका दूंगा। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर उसको मना कर देता है। लेकिन जब वो बाद में उसके बारे में जब वो वापस लौट जाता है तो उसके मन में ख्याल आता है और वो देखता है कि ओरिजिनल उसका जो वैल्यू कॉस्ट थी, मेडिसिन की जो कॉस्ट थी, वो क्या था? केवल 1 हजार रुपया था। जबकि हिंज उसे 2 से 3 हजार रुपये दे रहा था और कह रहा था बाकी हम आपके जो पैसा है बाद में दे देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है और वो दुकान बंद होने का इंतजार करता है। और जैसे ही दुकान बंद होता है, उसने उस दवा को क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है और डॉक्टर को जाकर दे देता है। उसकी बीबी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। जब ये कहानी बच्चों को सुनाया, यानी कि 32 बॉयज में उन्होंने क्या किया था? इस कहानी को सुनाया था और सारे बच्चे अलग अलग क्या कहते हैं? इसका आर्गुमेंट दिए थे। तो कहने का मतलब है, कुछ बोले कि चोरी करना क्या होता है? पाप होता है। कुछ बोले कि मतलब हिंज ने सही किया था। और इस तरह की जितने भी कहानियां होती है दुविधा वाली, वो क्या होता है? मोरल डिलेमा होती है। तो ये जानते हैं एक कॉन्सेप्ट क्या था? मोरल डिलेमा क्या होता है? नैतिक दुविधा होती है। और मोरल रीजनिंग क्या होती है? जिसमें आप क्या कर सकते हैं? जजमेंट पास करते हैं सही और गलत के आधार पे। तो सही और गलत के आधार पे जब आप निर्णय लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? मोरल रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में तौर पर अगर हम दे दें क्या, कि मान लीजिए कि आपने एसएससी का फॉर्म भरा, टीचिंग का फॉर्म भरा और बैंक का फॉर्म भरा। और मान लीजिए कि जो टीचिंग का एग्जाम और तीनों का एग्जाम आपने जो फॉर्म भरा है एक ही दिन पड़ जाए, तो आपके अंदर क्या आएगा? दुविधा आएगी ना। तो मतलब जो आपको एक ही दिन किसी तीन में से किसी एक को सिलेक्ट करना, जब आपके सामने दुविधा आ जाती है, उसी दुविधा को कोहलबर्ग ने क्या बताया है? मोरल डिलेमा। ठीक है, जब आप इसमें से किसी एक चीज का निर्णय ले लेते हैं, जजमेंट ले लेते हैं कि नहीं हमको क्या करना है, टीचिंग एग्जाम ही देना है,
तब ये आपका क्या हो जाएगा, जजमेंट हो जाता है। और जहां आपने जजमेंट कर दिया वो आपका मोरल डिलेमा से क्या बन जाता है, मोरल रीजनिंग बन जाती है। ठीक है, कोहलबर्ग क्या करता है, 3 स्टेज यानी कि लेवल कितने डिस्क्राइब किया है, कोहलबर्ग ने व्याख्या किया है क्या, 3 लेवल्स, 3 स्तर और 6 स्टेजेस यानी 6 चरण। यानी कि कोहलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी दिया है कितने भागों में, 3 लेवल्स में दिया है और चरण कितने हैं, स्टेजेस कितने हैं, 6 स्टेजेस हैं जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, पहला इन्होंने दिया था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है, लेवल अगर याद रखना है तो आप कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के पहले आप क्या कर दीजिए, प्री कर दीजिए, और कन्वेंशनल के बाद क्या कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। तो प्री कन्वेंशनल और क्या हो गया आपका, पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, आइए जानते हैं इसको एक एक करके। ठीक है, प्री कन्वेंशनल का मतलब लेवल फर्स्ट, प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत। इस स्टेज में क्या होते हैं, हर एक लेवल के कितने हैं, 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज में ये कहता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञाकारिता। इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं कि मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेज नंबर 2, कोहलबर्ग का जो सेकंड स्टेज है यानी लेवल 1 का सेकंड स्टेज कहता है इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि व्यक्तिवाद एवं पारस्परिक विनिमय। इसमें यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, इसमें जो बच्चा होता है, क्योंकि बेसिकली लेवल 1 किसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें बच्चे जो क्या करते हैं, आपस में सामान को एक्सचेंज करते हैं, आपस में पारस्परिक विनिमय करते हैं। और विनिमय का मतलब है जैसे कि अगर आप बच्चे से कुछ मांगेंगे, छोटे बच्चे से, तो कुछ चॉकलेट के बदले में चॉकलेट मांगेंगे, अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा। इस तरह की भावना क्या कहलाती है, पारस्परिक विनिमय। और ये किसमें होता है, सेकंड स्टेज में। इसमें बोला इसका अलग अलग क्या क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्टेज यानी कि वाद्य सापेक्ष चरण। यानी कि स्टेज 2 का क्या मतलब है, स्टेज 2 का अनदर क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्टेज, वाद्य सापेक्ष चरण, जिसको आप कह सकते हैं इस स्टेज का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। टिट फॉर टेट यानी इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा, यानी कि अदला बदली चरण। कहने का मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, किसी भी सामान को लेने के लिए आपसे कुछ अगर आप देंगे तो आप उसके बदले में वो भी कुछ देंगे। ये क्या कहलाता है, अदला बदली, जैसे को तैसा। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि बच्चा अपने स्वयं की रुचि के लिए स्वार्थ चरण बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे अपने फायदा के लिए ही चीजों को एक्सचेंज करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 ये कहलाता है कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। इसमें भी क्या, 2 स्टेज, स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4। स्टेज 3 ये कहलाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल कॉन्फॉर्मिटी, अंतर व्यक्तिक संबंध और अंतर व्यक्तिक अनुपालन। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि सोसाइटी को देखकर होता है। लेवल 2 क्या है, सोसाइटी को देखकर होता है, फॉर सोसाइटी। यानी बच्चे सोसाइटी में अपने आप को क्या समझने लगते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इस स्टेज को क्या बोला जाता है, गुड गर्ल और गुड बॉय स्टेज। यानी कि इस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज, अच्छा लड़का अच्छा लड़की चरण बोला जाता है। स्टेज नंबर 4 क्या कहलाता है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, अपना लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, इस अवस्था में समाज के नियमों का पालन करना होता है, जैसे टाइम पर इनकम टैक्स पे करना तथा ट्रैफिक रूल का पालन करना। यानी जितना भी रूल एंड रेगुलेशन जैसी चीजें होंगी, उसका मतलब कोहलबर्ग का कौन सा स्टेज होगा, स्टेज नंबर 4। और लेवल क्या होगा आपका, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। ठीक है, यानी इसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी बोला जाता है इसको, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नियम कानून को फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेवल नंबर 3 यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल है, उत्तर परंपरागत है। और इसमें भी क्या है, 2 स्टेज हैं, पहला स्टेज 5 और स्टेज 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी पहला स्टेज 4 क्या कहलाता है कि आपको नियम का पालन करना है, किसी भी हालत में ट्रैफिक रूल का पालन करिए, आप समय पे इनकम टैक्स पे करिए। लेकिन स्टेज 5 ये कहता है कि अगर इसमें देखिए कि इस स्टेज में समाज के कल्याण के लिए लॉ एंड ऑर्डर को अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ देते हैं। यानी इसमें ये कहता है कि अगर इसमें समाज के कल्याण के लिए अगर आपको नियम कानून तोड़ना है तो आप तोड़े। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रेड लाइट पे आपको क्या करना है, रुक जाना है, लेकिन एम्बुलेंस रहती है तो क्या होता है,
पेशेंट को ले जाना होता है तो आप उसके लिए नियम कानून क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी समाज के कल्याण के लिए अगर नियम बनाया गया है उसको आप तोड़ सकते हैं। और किस कौन से स्टेज में होता है, आपका स्टेज नंबर 5 में होता है। स्टेज 6 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें यह बोला जाता है कि इस स्टेज में रिस्क लेते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं क्या होते हैं, रिस्क लेते हैं। और रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है, जोखिम लेते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना समाज और देश के लिए जान जोखिम में डालते हैं। और ये कौन सी अवस्था में आता है, आपका कोहलबर्ग के स्टेज नंबर 6 में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए भगत सिंह, यानी अपनी जान की परवाह किए बिना ही, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए अपना जान जोखिम में डाल दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो आपने देखा भी होगा मूवी में, तो चाहते तो विक्रम बत्रा बच जाते, लेकिन वो देश के लिए, ठीक है, देश के लिए अपने प्राणों का क्या कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अपने समाज के लिए, देश के लिए क्या करते हैं, अपने प्राणों के बलिदान कर देते हैं, वो किस में आएंगे, कोहलबर्ग के लास्ट स्टेज में आते हैं, स्टेज नंबर 6 और लेवल नंबर 2। नोट में देखिएगा, हाईएस्ट मोरालिटी किसमें होती है, सबसे ज्यादा मोरालिटी किसमें होती है, सही और गलत में फर्क समझना लेवल नंबर 3 होता है। उच्चतम नैतिकता किसमें होगी, लेवल 3। लोवेस्ट और जीरो मोरालिटी किसमें होगी, लेवल 1 में, क्योंकि बच्चों के लिए होता है। और हमने आपको बताया था कैरोल गिलिगन लेडी हैं, क्या करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं कोहलबर्ग की थ्योरी को। यानी कि एक मतलब लेडी है, लेडी कैरोल गिलिगन, वो कोहलबर्ग की थ्योरी की क्या करती हैं, आलोचना करती हैं। क्या क्यों करती हैं, वो कहते हैं कि केवल बॉयज को ही आपने रखा था, लड़की क्यों नहीं थी, और आपने जो बॉयज को पकड़ा था वो केवल अमेरिका के ही थे, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड लेना चाहिए था, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करना था, आपको लेना चाहिए था। लेकिन 32 बॉय गर्ल नहीं थी क्रिटिसाइज के कारण, आप अमेरिका से, यानी हर एक देश से आपको लड़कों को लेना चाहिए था, केवल आप अमेरिका से लिए। ठीक है, तो आलोचना करने वाली कौन थी, लेडी कैरोल गिलिगन। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि ये कहाँ, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये कहाँ के हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। ही गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इनका थ्योरी का क्या नाम है, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके थ्योरी का क्या नाम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इनके, याद रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, नोट में देखिएगा, इन्होंने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में लिखा है। यानी कि अगर आप इसके जिक्र करना चाहते हैं कि इन्होंने यह थ्योरी कहाँ लिखा है, कहाँ से लिखा के दिया है, तो याद रखिएगा इनका किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, वहां से यह एक क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस नामक थ्योरी के बारे में इन्होंने लिखा है। टोटल थ्योरी इनका कितना है, इन्होंने दिया था कितना, टोटल 8 है, लेकिन अब की किताब में 9 टाइप के हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 हैं, लेकिन अलग अलग किताबों में क्या है, 9 टाइप के, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन ध्यान क्या आपको रखना है, 8 टाइप्स, यानी कि 7 ओल्ड है और एक क्या है, नया है। नोट में देखिएगा कि ह्यूमन ब्रेन को इन्होंने 8 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। यानी कि अगर इनका बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर पढ़ेंगे आप, तो इन्होंने मतलब क्या कहा है कि इंटेलिजेंस को 8 भागों में, ह्यूमन ब्रेन को, यानी कि ह्यूमन ब्रेन, मानव की मस्तिष्क को 8 भागों में डिवाइड किया है। और वे कहते हैं कि जो एक पार्ट है, एक इंटेलिजेंस को शो करता है, यानी कि यूनिक है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भाग एक बुद्धि को प्रदर्शित करता है, दूसरा देखिएगा लास्ट, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। यानी हर एक थ्योरी जितना आप पढ़ेंगे, सारे के सारे चरण एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, लेकिन इन्हीं का एक ऐसा थ्योरी है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कंसीडर बाय गार्डनर, यानी कि गार्डनर के द्वारा माने जाने वाली बुद्धि के प्रकार। पहला देखिएगा लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई बुद्धि, और इसमें कौन कौन आते हैं, लॉयर, जो भाषा के आधार पे बोलने पे क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान रहता है। जैसे लॉयर भाषाई है, लेक्चरर प्रवक्ता भाषाई है, राइटर क्या है आपका, भाषाई है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें कौन आते हैं, मैथमेटिशियन आते हैं। कौन आते हैं, मैथमेटिशियन आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्पेशल इंटेलिजेंस, थर्ड नंबर में क्या है, स्थानिक बुद्धि, और इसमें कौन कौन आएंगे, जैसे कि मतलब आपको 3D, जैसे 3 डायमेंशनल व्यू को देखने में तो सक्षम होते हैं, डायरेक्शन ओरिएंटेशन के बारे में जो बताते हैं, उन्हीं को स्पेशल इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे कि आर्किटेक्चर, जो मतलब घर का नक्शा बनाता है, इंजीनियर
सर्वेयर का जो सर्वेक्षण करता है, पायलट हो गया, सेलर हो गया, ये क्या होते हैं आपके स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में कौन आता है, संगीतीय संबंधी बुद्धि, इसमें कौन आते हैं, एग्जाम्पल में देखिएगा म्यूजिशियन संगीतकार आते हैं, कंपोजर आते हैं, एटीसी। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं आपके म्यूजिकल में, म्यूजिशियन आएंगे, कंपोजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी एग्जाम्पल में डांसर हैं, एथलीट, धावक, सर्जन का मतलब जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनको सर्जन बोला जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो आपको हाथ का प्रयोग करना होता है, डांसर, एथलीट, आपके सामने और भी हैं जैसे कि आर्ट क्राफ्ट पीपल, जो हाथ से, जैसे कुम्हार हो गया, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना, ये सब किस में आएंगे, तो आप याद रखिएगा बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आएंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि में आएंगे। 6 नंबर देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, कहीं भी इंट्रा आ गया साइकोलॉजी में मतलब किससे, खुद से, यानी सेल्फ से रिलेटेड होता है। यानी कि जब हम अपनी भावनाएं यानी कि खुद की भावनाएं अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, और उसे अंतरा व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कौन है, फिलोसफर अपना ही देगा, स्पिरिचुअल लीडर यानी जो आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले होते हैं, जैसे पंडित जी हो गए, चाहे मौलवी जी हो गए, जो भी आप इसमें देखेंगे स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट अपना थ्योरी देते हैं, यानी जो अपने बारे में सोचे, अपनी थ्योरी के बारे में सोचे, अपने विकास के बारे में सोचे, अपनी भावनाओं के बारे में सोचे, उनको क्या बोला जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचे, तो क्या कहलाता है आपका, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतराव्यक्तिक बुद्धि में जब हम ये ध्यान रखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरों की इच्छा क्या है, जब हम ये बातों पर ध्यान देते हैं तो वो क्या होता है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहलाता है। जैसे काउंसलर जब आप एडमिशन कराना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग समझाता है, सोशल वर्कर होते हैं, ये भी क्या होते हैं आपके इंट्रापर्सनल में आते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्या आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी कि फार्मर हो गया, बॉटनिस्ट हो गया, इकोलॉजिस्ट हो गया, जो से जितने किससे जुड़े हों, प्रकृति से जुड़े हों, आपको नेचर से जुड़े हों, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या था आपका 7 पुराना था +1, और जो अब जोड़ा गया है लास्ट में, जो जिसे 9th नंबर का कहा जाता है, वो आपके सामने है, ये 9th नंबर का। ठीक है, तो इस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस यानी अस्तित्वागत बुद्धि किसको बोला जाता है, यह बुद्धि जीवन की गहराई की बात करने वाले लोगों में पाई जाती है, जैसे मानव के अस्तित्व, जीवन का अर्थ क्या है, हम मरते क्यों हैं, हम यहाँ आए कैसे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की बातें अगर दिमाग में आते हैं जो लोग, उनको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में रखा गया है, अस्तित्वगत बुद्धि। ठीक है, और इस तरह से आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है नोट में क्रिटिसिज्म, इससे पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, यानी गार्डनर का क्रिटिसिज्म आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर इज नो टेस्ट, इस कोई परीक्षण नहीं है इसका, मतलब इसका कोई परीक्षण ही नहीं, इनका सिद्धांत का कोई परीक्षण ही नहीं है। देयर इज नो इंपेरिकल एविडेंस, यानी कोई भी अनुभवजन्य प्रयोग सिद्ध साक्ष्य नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ टैलेंट नॉट इंटेलिजेंस, यह एक तरह का क्या है, प्रतिभा है, न कि बुद्धिमत्ता है। लोगों का कहना है कि अगर कोई गायक है तो उसकी क्या है, टैलेंट है, न कि इंटेलिजेंस है। इस तरह से इनकी थ्योरी को क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। पहला कि इनका कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंपेरिकल सबूत नहीं है, यानी कि कोई साक्ष्य नहीं है, और एक प्रकार की प्रतिभा है, ना कि क्या है, बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है। ठीक है, हमने आपको पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और गार्डनर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फंस जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। रॉबर्ट स्टेनबर्ग क्या है, यह वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ही गेव अ ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पहला क्या है, त्रितंत्र मतलब ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई फैक्टर अगर पूछे आपसे, ट्राई फैक्टर तो आपका स्पीयरमैन होगा, याद रखिएगा। ट्राई फैक्टर और ट्राई आर्किक है तो स्टेनबर्ग। कंपोनेंशियल पहला देखिएगा, ट्राई में पहला आपका क्या है, कंपोनेंशियल एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि या तो कंपोनेंशियल बोलिए या तो आप क्या बोलिए, एनालिटिकल बोलिए, घटात्मक एंड विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये क्या होते हैं इस स्टेज में, इस मतलब थ्योरी के अंतर्गत उन लोगों को बोला जाता है जो बुकिश स्मार्ट होते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है, पहला मेटा कंपोनेंट है, यानी कि मेटा घटक। दूसरा आपका क्या है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट है, प्रदर्शन घटक।
तीसरा आपका क्या है, नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान अधिग्रहण घटक। तीन तरह का आपका कौन सा हो गया, पहले वाले सिद्धांत का, यानी इन्होंने तीन दिया है ट्राइआर्किक थ्योरी। तो पहला आपका कंपोनेंट एनालिटिकल, इसका ये भी नाम याद रखिएगा और ये भी नाम याद रखिएगा, दोनों का दोनों नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड नंबर, एक्सपेरिएंशियल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यानी एक्सपेरिएंशियल का मतलब क्या होता है आपका, अनुभवजन्य। अनुभवजन्य का मतलब क्या, याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट को लोग एक्सपेरिएंशियल पढ़ लेते हैं, तो ये नहीं है, ये है। ऑप्शन में बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग खोज करते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन। यानी बच्चे इसमें क्या करते हैं, या तो नवीन ज्ञान होता है, जैसे कि आप अगर किसी चीज को रचनात्मक तरीके से करेंगे, अनुभव करेंगे, तो या तो नया होगा या तो पुराना होगा। तो जो नया होता है उसको नोवेल्टी बोला जाता है, जो पुराना होता है उसको स्वचालन बोला जाता है। यानी करते करते जब आपका एक्सपीरियंस हो जाती है, तो वही आपका क्या होता है, स्वचालन होता है। थर्ड आपका क्या है, कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि प्रासंगिक एंड व्यवहारिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में यानी इस वाले थ्योरी में क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, हर एक वातावरण में अपने आप को क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट आपका है, याद रखिएगा, इसमें तीन है, शेपिंग आकार देना, सिलेक्शन चयन, एडाप्टेशन अनुकूलन, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने आपको गार्डनर भी पढ़ा दिया, स्टर्नबर्ग भी आपको कंप्लीट करा दिया। आइए जानते हैं रैपिड रिवीजन के साथ वन लाइनर थ्योरी कंसेप्ट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। पहला आपका है, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपका यूनिटरी फैक्टर क्या होता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले यूनिटरी यूनिफैक्टर सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दिया था इंटेलिजेंस का, तो अल्फ्रेड बिनेट। टू फैक्टर बाई फैक्टर ट्राई फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, चार्ल्स स्पेयरमैन। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक किसने सिद्धांत दिया था, चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था। थ्री डायमेंशन यानी 3D जैसा अगर बात आपके सामने है, या संरचनात्मक बुद्धि, इंटेलेक्ट, या स्ट्रक्चरल बोल दे आपको, स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट मॉडल, तो जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। मल्टी फैक्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट, मल्टी फैक्टर अगर हो बहुकारक, तो आप किसको मारिएगा, एल थॉर्नडाइक। ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का, एल थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था, एल थर्स्टन ने दिया था। ये बुद्धि के सिद्धांत हैं, यानी इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, एल थर्स्टन ने एक कंसेप्ट दिया था, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, किसने दिया था, एल थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था, एल थर्स्टन ने। सोशियो लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, एल्बर्ट बेंडूरा। हमने लैंग्वेज एंड थॉट्स नामक वीडियो में आपको अल्बर्ट बेंडूरा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, इसके जस्ट प्रीवियस वाला लैंग्वेज एंड थॉट्स नामक हम वीडियोस में हमने एल्बर्ट बेंडूरा के बारे में पढ़ाया है। मॉडलिंग थ्योरी यानी कि किसने दिया था, बेंडूरा। और मॉडलिंग को इन्होंने किसने 4 स्टेज में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और सारे के सारे स्टेज आपको देखना चाहिए। पहला क्या है आपका, अटेंशन, दूसरा क्या है, रिटेंशन, तीसरा प्रोडक्टिव, चौथा आपका प्रोडक्शन, ध्यान या अवधारण या धारण करना, रिप्रोडक्शन यानी पुनः प्रस्तुतिकरण, और लास्ट में आपका क्या होता है, अभिप्रेरणा होती है। एग्जाम्पल के तहत देखें, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को या किसी लड़की को क्या करना है, डांस सीखना है। तो डांस कैसे सीखेगा, पहले तो हर स्टेप्स को पूरा ध्यान से देखेगा, देखने के बाद हर एक चीज को क्या करेगा, याद करेगा, याद करने के बाद खुद से करेगा। खुद से करना प्रोडक्टिव होता है, और करने के बाद जो उसको खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, ये आपका क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। 7 नंबर देखिए, डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। और इन्होंने क्या दिया था, इनको बोला जाता है ऑप्शनल ऑफ पियाजे। ऑप्शनल ऑफ पियाजे, क्योंकि इनकी थ्योरी का भी नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी याद रखिएगा, ऑप्शनल ऑफ पियाजे भी बोला जाता है इनको, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नाम है। अगर ऑप्शन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो और पियाजे ऑप्शन में ना हो, तो जेरम ब्रूनर मार लीजिएगा। और इसके फोल्डिंग का कंसेप्ट भी किसने दिया था, कंसेप्ट अगर पूछा जाए तो जेरम ब्रूनर ने दिया था।
ब्रूनर ने ही इसके फोल्डिंग का कंसेप्ट दिया था। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। और ब्रूनर ने क्या बोला था कि स्पाइरल करिकुलम का मतलब होता है कि आप क्या करें, किसी भी चीज को पढ़ाते समय पहले इजी स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसकी टफनेस को क्या करिए, इंक्रीज करिए। यही क्या कहलाता है? स्पाइरल करिकुलम कहलाता है। ठीक है। इन्होंने 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया। इन्होंने विकास के 3 चरण के बारे में बताया है। पहला इन्होंने इनेक्टिव, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक। इनेक्टिव का मतलब होता है आप क्या करेंगे, एक्शंस के माध्यम से और मूवमेंट के माध्यम से अगर पढ़ाई करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं तो इनेक्टिव कहलाता है। पिक्चर्स से माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से अगर सीखते हैं तो उसको आइकॉनिक बोला जाता है। और सिंबल से अगर लिख करके किसी चीज को आप कर रहे हैं, ठीक है, जिसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल बोला जाता है, उसके माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज को सीख रहे हैं, सिंबॉलिक होता है। पहला एकदम क्रम वाइज स्टेज को याद करिएगा। पहले क्या होता है? इनेक्टिव होता है, दूसरा आपका आइकॉनिक होता है, तीसरा आपका क्या होता है? सिंबॉलिक होता है। ये किसने दिया था? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ब्रूनर ने दिया था। और ये बताता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि पियाजे ने क्या बताया है कि जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जेरम ब्रूनर क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है साइको सोशल थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक डिक्सन ने दिया था। ठीक है। 9 नंबर देखिएगा, साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी या पर्सनालिटी किसने दिया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रेड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्रेड। और इनका दूसरे का थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, यानी मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रेड ने दिया है। 10 नंबर देखिए, हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया है? यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और इनके हायरार्की ऑफ एक हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। किस नाम से जाना जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। नेक्स्ट आपका क्या है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, यानी क्लार्क हल ने दिया था। क्लार्क हल ने अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत दिया है। और याद रखिएगा कि क्लार्क हल का सिद्धांत का क्या नाम है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत। 12 में इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी आप किसने दिया था? याद रखिएगा, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने दिया था। किसने दिया था? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यूरी ब्रॉन बेन ब्रेनर ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? याद रखिए, इवान पेट्रोविक आईपी पैवलोव, जो किस पे खोज अपने एक्सपेरिमेंट किए थे? डॉग पे किए थे। ठीक है। इनके क्लासिकल थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी का अनदर नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, प्रतिस्थापन अनुबंधन का सिद्धांत, सीआर थ्योरी और टाइप एस थ्योरी। यानी कि पैवलोव के सिद्धांत का पहला क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा सब्स्टिट्यूशन कंडीशनिंग थ्योरी, तीसरा सीआर थ्योरी, चौथा आपका क्या है? टाइप एस थ्योरी। याद रखिएगा कि द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी ईएल थॉर्नडाइक ने थ्योरी का क्या नाम है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? ईएल थॉर्नडाइक ने। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। इनके थ्योरी का और क्या नाम है? कनेक्शनिज्म थ्योरी। दूसरा क्या नाम है? बॉन्ड थ्योरी। और एस आर थ्योरी। क्या था? एस आर थ्योरी। 16 नंबर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? याद रखिएगा, बीएफ स्किनर ने। और बीएफ स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। और इनका अनदर नाम क्या है? प्रोग्राम कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? बीएफ स्किनर। इन्हीं का क्या है? दूसरा नाम है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। और जैसे इनका क्या है? एस आर थ्योरी है। और आर एस थ्योरी, टाइप थ्योरी किसने दिया था? ये भी किसका है? बीएफ स्किनर का है। तो याद रखिएगा, आर एस टाइप थ्योरी किसका है? हमारे बीएफ स्किनर के। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के सेशंस को कंप्लीट किया है। और ऐसे ही शानदार सेशन से हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।